We have a live by Prime Minister Narendra Modi. Let's have a look on it. हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के इस संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। हम सब जानते हैं, डॉक्टर विनय रंजन सेन जब एफएओ के डायरेक्टर जनरल थे, तब उनके नेतृत्व में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया था। डॉक्टर सेन ने अकाल और भूखमरी का दर्द बहुत करीब से महसूस किया था। पॉलिसी मेकर बनने के बाद उन्होंने जिस व्यापकता के साथ काम किया, वो आज भी पूरी दुनिया के काम आ रहा है। वो जो बीज बोया गया था, आज उसकी यात्रा नोबेल प्राइज तक पहुंची है। साथियों, एफएओ ने बीते दशकों में कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी बहुत नजदीक से देखा है। देश में अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। हम जानते हैं, छोटी आयु में गर्भधारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे जो कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई में मिलने चाहिए थे। मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था, तो इन तथ्यों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहां पर अनेक नई योजनाओं पर काम शुरू किया था।
आखिर दिक्कत कहां है? नतीजे क्यों नहीं मिल रहे और नतीजे कैसे मिलेंगे? इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला। उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े। तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई, वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया। इसमें भारत में ही तैयार रोटा वायरस, इस रोटा वायरस जैसे नए टीके भी जोड़े गए। गर्भावस्था और नवजात शिशु के पहले 1000 दिनों को ध्यान में रखते हुए मां और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन और केयर के लिए, उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। आज देश की गरीब बहनों बेटियों को 1 रुपये में सैनिटेशन पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से भी ज्यादा हो गया है। बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। साथियों, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज, मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे भी
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। 0 बजट में होलिस्टिक वेलनेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुंचाना चाहता था। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है, उसी भावना को लेकर के हम आए हैं। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा, जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। ये छोटे और मंझोले किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं। जहां पानी की दिक्कत है, जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, वहां भी ये मोटे अनाज की पैदावार किसानों को बहुत मदद करती है। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्रस्ताव पोषण और छोटे किसानों की आय दोनों से जुड़ा हुआ है। साथियों, भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहां अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फसलों की सामान्य वैरायटी में किसी न किसी पौष्टिक पदार्थ या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी रहती है। इन फसलों की अच्छी वैरायटी, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, इन कमियों को दूर कर देती है, अनाज की पौष्टिकता बढ़ाती है। बीते वर्षों में देश में ऐसी वैरायटीज, ऐसे बीजों की रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है, और मैं इसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सभी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, उनको बहुत बधाई भी देता हूं। 2014 से पहले जहां इस प्रकार की सिर्फ एक वैरायटी किसानों तक पहुंची, वहीं आज अलग अलग फसलों की 70 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज किसानों को उपलब्ध है। मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज स्थानीय और प्रारंभिक फसलों की मदद से विकसित की गई है। साथियों, बीते कुछ महीनों में पूरे विश्व में कोरोना संकट के दौरान भूखमरी, कुपोषण को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स अपनी चिंताएं जता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इन चिंताओं के बीच भारत पिछले 7-8 महीनों से लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान भारत ने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न गरीबों को मुफ्त बांटा है। और मुझे याद है कि जब ये अभियान शुरू किया जा रहा था तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि चावल या गेहूं के साथ साथ दाल भी मुफ्त मुहैया कराई जाए। गरीबों के प्रति, खाद्य सुरक्षा के प्रति
ये आज के भारत का कमिटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन आज भारत अपने जितने नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न दे रहा है, वे पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन कई बार हम रोजाना के जीवन में एक बड़ा ट्रेंड मिस कर देते हैं। फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत ने जो किया है, उस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिससे जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें एहसास होगा कि भारत ने इस दिशा में क्या हासिल किया है। क्या आप ये जानते हैं कि साल 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू था और उसके बाद ही ये पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू हो पाया। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। क्या आपको पता है कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। साथियों, आज भारत में निरंतर ऐसे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के प्रति भारत के कमिटमेंट को दिखाते हैं। खेती और किसान को सशक्त करने से वहां से लेकर के भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक में एक के बाद एक सुधार किए जा रहे हैं। हाल में जो 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं, वो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, हमारे यहां एपीएमसी की एक व्यवस्था सालों से चल रही है, जिसकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक ताकत भी है। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन मंडियों को इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से
अच्छी से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। नए विकल्पों से ये जरूर होगा कि देश के जो छोटे किसान मंडियों तक पहुंच ना होने के कारण पहले मजबूरी में बिचौलियों को अपनी उपज बेचने देते थे। अब बाजार स्वयं छोटे छोटे किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इससे किसान को ज्यादा दाम तो मिलेंगे ही, बिचौलियों के हटने से किसानों की भी राहत मिलेगी और आम खरीदारों को भी, सामान्य कंज्यूमर को भी लाभ होगा। यही नहीं, जो हमारे युवा हैं वो एग्रो स्टार्टअप्स के रूप में किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बनाए, इसके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, छोटे किसानों को ताकत देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज का एक बड़ा नेटवर्क देश भर में तैयार किया जा रहा है। देश में 10,000 ऐसे कृषि उत्पादक संघ बनाने का काम तेजी से चल रहा है। छोटे किसानों की ओर से संगठन भी मार्केट के साथ मोल भाव कर सकेंगे। मैं एफपीओज छोटे किसानों का जीवन वैसे ही बदलने वाले हैं जैसे दूध या फिर चीनी के क्षेत्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट से गांवों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प मूवमेंट से सार्थक बदलाव आए हैं। साथियों, भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। अब जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियां अवश्य बदलेगी। अब गांवों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार के साथ साथ दूसरों को भी ज्यादा मौका मिलेगा। इसमें भी हमारे एफपीओज की भूमिका अहम रहने वाली है। सरकार ने हाल में 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इस फंड से एफपीओज भी गांवों में सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं। साथियों, जो तीसरा कानून बनाया गया है वो किसान को फसलों के दाम में होने वाले उतार चढ़ाव से भी राहत देगा और खेती में नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देगा। इसके तहत किसान को ज्यादा विकल्प देने के साथ ही उसे कानूनी रूप से संरक्षण देने का भी काम किया गया है। जब किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुआई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसान किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन अगर किसान से समझौता करने वाली संस्था समझौता तोड़ती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि समझौता सिर्फ उपज पर होगा, किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। यानी किसान को हर प्रकार की सुरक्षा इन सुधारों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है।
जब भारत का किसान सशक्त होगा, उसकी आय बढ़ेगी, तो कुपोषण के खिलाफ अभियान को भी उतना ही बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और एफएओ इसके बीच बढ़ता तालमेल इस अभियान को और गति देगा। मैं एक बार फिर आप सभी को, एफएओ को 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी भी प्रगति हो और विश्व का गरीब से गरीब देश, विश्व का गरीब से गरीब नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी की इन संकटों से मुक्ति प्राप्त करें, इसी कामना से पूरी शक्ति के साथ विश्व समुदाय के साथ काम करने के हमारे संकल्प को दोहराते हुए मैं फिर एक बार बहुत शुक्रिया